सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम है आज की नई वीडियो पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूँ हैप्पी होली। एडवांस के अंदर होली की विशेस भी देना चाहता हूँ। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूँ बहुत ही सारी अपडेट्स बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से, और हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स दोस्तों कम बैक कर रहे हैं। कौन से हैं वो बॉडी बिल्डर्स? साथ ही में हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में अगेन कंट्रोवर्सी कंटिन्यू होती है। साथ ही में पिट्सबर्ग प्रो शोज का लाइनअप हमारे सामने आ चुका है। काइंड ऑफ एक रफ एस्टिमेट हमको मालूम चल चुका है कि कौन से बॉडी बिल्डर्स कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो में। साथ ही में दोस्तों आंड्रे ड्यू की एक धमाकेदार अपडेट मैं साथ में लेकर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तो फिर वीडियो कैसे शुरू करेंगे? बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, ये वाला एपिसोड भी जैम पैक्ड होने वाला है। बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की सबसे पहली स्टोरी के साथ और सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि आती है मनोज पाटिल भाई के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि उनकी एक फिजिक अपडेट हमको देखने को मिली थी, जो कि फर्स्ट वीक इनटू द गेनिंग सीजन थी। और आज जो अपडेट हमारे सामने आई है उसके अंदर मनोज पाटिल सेकंड वीक पे अब जा चुके हैं अपने गेनिंग सीजन पे, और ये वाली अपडेट हमको कुछ देखने को मिलती है। अगर मैं कंपेयर करूं उनकी पुरानी अपडेट के साथ तो कुछ ज्यादा खासा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, एक हफ्ते में कितनी ही बॉडी चेंज हो जाएगी। बट ये वाली वीडियो की जो क्लैरिटी है और जो मैं कहना चाहूंगा कि लाइटिंग है वो मच इंप्रूव्ड है। लाइटिंग अच्छी होने की वजह से हमको ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी फिजिक दिख पा रही है। अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि मनोज पाटिल अगर एक इंप्रूव्ड पैकेज अपना लेकर आते हैं, लाइक इन हिज मिड सेक्शन और क्रेजी डिटेल्स इन द सेराटिस मसल, जो कि आजकल क्वाइट फ्रैंकली आजकल रिक्वायरमेंट है मेंस फिजिक की, उसी के साथ यार हम मनोज पाटिल उनकी बेस्ट वर्जन के साथ देखना चाहते हैं। मतलब व्हाई नॉट यार, उनका करियर इतना सही जा रहा है और लास्ट ईयर भी उन्होंने शेरू में सबको सरप्राइज कर दिया था। तो मुझे ऐसा फील होता है कि यार अगर वो बिना डिस्ट्रैक्शन के रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं अपनी प्रेप के अंदर, देन ही कैन डेफिनेटली डू इट। और पहले भी सपोर्ट करते हुए आए और अभी भी करते रहेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू मनोज पाटिल फॉर हिज नेक्स्ट कॉम्पिटिशन। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है नरेंद्र यादव भाई की तरफ से। अभी दोस्तों नरेंद्र यादव एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डर है। अभी हाल ही में दोस्तों उनके इंस्टाग्राम पे उनके कोच श्रेडेड कृष्णा के साथ हमको एक अपडेट देखने को मिलती है, जिसके अंदर कि वो बताते हैं उनके कोच कि नरेंद्र यादव अपना कमबैक करने वाले हैं स्टेज पे। कौन सा स्टेज होने वाला है? वो होगा शेरू क्लासिक का स्टेज, जहां पर नरेंद्र यादव लगभग 1-1.5 साल के बाद अपना कमबैक करने वाले हैं। नरेंद्र यादव दोस्तों लास्ट कॉम्पिटिशन जो उन्होंने कंपीट करा था वो था 2023 का शेरू क्लासिक मुंबई का, और इस साल ये सीधा 1.5 साल के बाद दिल्ली के शेरू क्लासिक में कंपीट करने वाले अपने प्रो कार्ड के लिए। इस बार कोच भी उनका चेंज हो चुका है। पहले कुलदीप सिंह यादव इनके कोच हुआ करते थे, अब श्रेडेड कृष्णा है। तो उनके साथ ये किस लेवल की तैयारी करते हैं, हालांकि अभी तक हमको अपडेट्स देखने को नहीं मिली उनकी तरफ से, बट मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस बार नरेंद्र यादव क्या करते हैं शेरू के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्या ओलंपिया विनिंग कोच अमित आगर के कोच जिन्होंने की उनको क्वालिफिकेशन दिलाई थी ओलंपिया की, क्या वो यहाँ पे नरेंद्र यादव के लिए सही साबित हो सकते हैं और उनको फाइनली अपना प्रो कार्ड हासिल कर लेंगे इस साल के शेरू क्लासिक में। दोस्तों बस इतना ही बोलूंगा कि अपडेट्स देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। अगर कोई भी आती है इनकी तरफ से या इनकी कोच की तरफ से, बस बने रहिए जो भी आगे होता है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है डियोन डिसिल्वा की तरफ से। डियोन डिसिल्वा द HSF चैंपियन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ये कंपीट करते हैं। और दोस्तों अब इंटरेस्टिंगली हमको डियोन की तरफ से ट्यूसडे को एक स्टेटस देखने को मिलता है, जहां पे कि वो लिखते हैं सी यू ऑन स्टेज इन 25 डेज, ऑल द बेस्ट गाइस। अभी दोस्तों 25 डेज के बाद ऐसा कौन सा शो होने वाला है इंडिया के अंदर जो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो होता है, वहीं पे तो डियोन कंपीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा NPC की वेबसाइट पर यहाँ पे शो कर रहा है एक शो जिसका नाम है NPC वर्ल्ड वाइड वेस्ट टोक्यो नेचुरल चैंपियनशिप। और ये वाली जो तारीख बैठ रही है इस शो की, वो एग्जैक्टली 25 डेज के बाद होने वाली, जब डियोन ने अपना स्टेटस डाला था, जो कि 5 अप्रैल 2025 टोक्यो जापान में ये वाला शो होगा। तो डियोन ने बहुत पहले बोला था कि उनके प्लान्स है कि उन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के शोज खेलने हैं जो कि IFBB और NPC के अंडर आते हो। तो क्या फाइनली डियोन इस वाले शो में कंपीट करेंगे जो कि होगा टोक्यो जापान में? अगर वो फैसला करते हैं कंपीट करने का तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वो अपना कमबैक करेंगे। 2023 का जो HSF चैंपियनशिप हुई थी अपनी दिल्ली में, वहां पे उन्होंने कंपीट करा था। वहां पर उनकी शायद ओवरऑल प्लेसिंग आ गई थी, आई डोंट नो वहां पे उन्होंने कोई मेडल जीता था। बट अब ऑलमोस्ट 2 साल के बाद अप्रैल के महीने में वो कंपीट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करा डियोन ने, अगर करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन जो अभी रूमर्स जो चल रहे हैं उसके हिसाब से तो वेस्ट टोक्यो चैंपियनशिप नेचुरल शो जो है उसमें कंपीट करेंगे। बाकी देखते हैं दोस्तों डियोन की तरफ से क्या कंफर्मेशन आती है। और ये कुछ अपडेट रहती है डियोन से जुड़ी हुई। अगर आप लोग चाहते हो दोस्तों कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी कवर करूं तो आप लोग जरूर बताओ, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑडियंस है देख के लगता है कि इनहैंस्ड बॉडी बिल्डिंग को ही फॉलो करती है। अगर नेचुरल वाली भी देखना चाहते हो तो यार बताना जरूर। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है भारत की आन बान शान भुवन चौहान की तरफ से। दोस्तों भुवन चौहान ने अभी हाल ही में अपनी एक फिजिक अपडेट दिखाई है, जिसके अंदर कि वो अपनी बैक दिखाते हैं। बैक में दोस्तों अपनी बताते हैं कि इंप्रूवमेंट्स वो करी जा रहे हैं। करंट बैक की शेप और डेंसिटी कैसी नजर आ रही है मसल की, वो आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। कैप्शन के अंदर भुवन लिखते हैं कि वो 2 बारी बैक के वर्कआउट्स कर रहे हैं, और उसी के साथ भुवन लिखते हैं कि बट मोर इंपॉर्टेंटली
really learning to engage lats and only doing those exercises that I feel most has been key to improving this back. About time to start the cut now and start losing this fluff. कहने का मतलब ये है कि अपने वो लैट्स को और बेहतर तरीके से वो इंगेज कर पा रहे हैं, साथ ही में वही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिससे उनकी बैक को और इंप्रूवमेंट मिले, और अब वो बहुत ही जल्द अपनी कटिंग स्टार्ट करने वाले, यानी कि उनका कट स्टार्ट होने वाला है और वो श्रेडेड होने की तैयारी कर रहे हैं अपने अगले कॉन्टेस्ट की। बस दोस्तों देरी रह चुकी है कि अब भुवन हमको बता दे कि वो कौन से शो में कम्पीट करेंगे। जो मेन इंप्रूवमेंट भुवन अपनी लेकर आने वाले अपने अगले शो में, वो हमको देख के नजर आ रहा है कि उनकी बैक पर होने वाली है, एंड डेफिनेटली द चेस्ट एरिया एज वेल। तो इस बार एक इंप्रूव्ड बैक के साथ भुवन चौहान कैसे नजर आते हैं स्टेज पर, मैं डेफिनेटली जो फाइनल लुक होने वाला है ना इनका, मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ। कौन सा ये शो सिलेक्ट करते हैं उसको भी जानने में काफी एक दिलचस्पी बनी हुई है। तो देखते हैं दोस्तों भुवन कौन सा शो सिलेक्ट करते हैं और एक पीक पैकेज के साथ कैसे नजर आते हैं स्टेज पे। ये कुछ दोस्तों अपडेट रहती है भुवन की। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट पे। आर्नोल्ड क्लासिक के बाद जो सबसे बड़ा शो होने वाला है हमारे बाहर की बॉडी बिल्डिंग यानी कि इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में, वो है पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो शो। तो यहाँ पर दोस्तों पिट्सबर्ग प्रो की हमारे सामने एक काइंड ऑफ रफ आइडिया वाली जो है लाइनअप हमारे सामने आ चुका है। मैं काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो कौन से वो बॉडी बिल्डर्स होंगे जो कि इस साल कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो के अंदर, जो कि एक रफ एस्टिमेट हमारे सामने आया। तो फोटोज यहाँ पे कुछ अपलोड करिए पिट्सबर्ग प्रो ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। तो जो बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनमें से सबसे पहले बॉडी बिल्डर होने वाले हैं विलियम बोनैक। दोस्तों विलियम बोनैक ने इस साल आर्नोल्ड में भी कंपीट करा था, इस साल दोबारा से वो आएंगे पिट्सबर्ग के अंदर यहाँ पर कंपीट करने के लिए। दूसरे यहाँ पे बॉडी बिल्डर नजर आते हैं जिनका नाम है माइकल क्रिजो। दोस्तों मास मॉन्स्टर क्रिजो, जिनको कि मैं जानता हूँ बहुत से लोग मिस कर रहे होंगे, उनकी फ्रीक फैक्टर को मिस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर वो पिट्सबर्ग की लाइनअप पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे नाम आता है जेम्स हॉलिंगसेड का। अगेन आर्नोल्ड में इन्होंने कंपीट करा था, ये इस वाले शो में भी कंपीट करेंगे। अगला नाम यहाँ पे देखा जा सकता है विटाली यूग्लेनिकोव यानी कि गुड वीटो का, जो कि एक और मास मॉन्स्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये भी दोस्तों कंपीट करेंगे पिट्सबर्ग प्रो में। वैसे इनका प्लान था कि ये आर्नोल्ड ब्राजील में कंपीट करने वाले हैं, लेकिन देख के लग रहा है कि ये पिट्सबर्ग में भी इनका प्लान होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर नाम आता है निक वॉकर का। दोस्तों इनको कौन नहीं जानता निक वॉकर का, तो यहाँ पे एकदम पारा हाई हुआ पर है कि उन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई करना है ओलंपिया के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों निक वॉकर तो अपना बेस्ट पैकेज लेकर आएंगे ही आएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला नाम आता है मार्टिन फिट्सवाटर का। मार्टिन फिट्सवाटर अपना लास्ट शो तो जीत ही गए थे जो कि सीबम के अगेंस्ट हुआ था प्राग प्रो में। तो यहाँ पर आ रहे हैं पिट्सबर्ग में कंपीट करने के लिए। क्या दोस्तों इनका रहता है, मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ निक और इनकी राइवलरी के लिए, जो कि पिछले साल भी रही थी। इसके बाद यहाँ पे नाम देखा जा सकता है लियोनार्डो पियर्स का। इनको मैं जानता नहीं हूँ बट ये भी कंपीट करेंगे। और इसी के साथ एक और बॉडी बिल्डर आते हैं एरिक वुड। और दोस्तों ये कुछ हमारे नाम सामने आए हैं पिट्सबर्ग प्रो में जो बॉडी बिल्डर्स कंपीट कर सकते हैं। अब ये फाइनल लिस्ट नहीं है, इसके अंदर कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐड भी होंगे या फिर बाहर भी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये आप लगा लो कि इनिशियल लिस्ट निकल कर आई है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की। उम्मीद करता हूँ इसके बाद क्लासिक और मेंस फिजिक की भी आएगी। और पिट्सबर्ग प्रो का एक काफी अच्छा लाइनअप हमारे सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में जो बॉडी बिल्डिंग शोज जा रहे हैं, जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक, इतना क्लोज का मुकाबला था और एक बढ़िया मुकाबला था। उम्मीद करता हूँ कि ये पिट्सबर्ग प्रो भी काफी बढ़िया जाएगा। और यहाँ पर पहली बार होने के लिए जा रहा है मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग पिट्सबर्ग प्रो में, तो देखने वाला तो रहेगा ही, बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं होगा। तो इतना ही बोलूंगा कि अपडेट्स के लिए इन सारे बॉडी बिल्डर्स की स्टे ट्यून रहिएगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ हमारी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है आंड्रे डियू की तरफ से। आंड्रे डियू ने दोस्तों एक अपडेट हमारे साथ शेयर करी अपनी इंस्टाग्राम पे। और दोस्तों आंड्रे क्या कमाल के नजर आ रहे हैं इस वाली अपडेट में। इस अपडेट का हालांकि वो कैप्शन लिखते हैं कि उनका चेस्ट डे था, हालांकि उनकी चेस्ट तो काफी पंप तो लग रही है, बट अगर ओवरऑल अगर आप इनकी पूरा स्ट्रक्चर देखते हो, अगर आप उनके डेल्ट्स देखते हो कितने वाइड नजर आ रहे हैं यार, मतलब मजा आ गया यार देखकर ये वाली अपडेट आंड्रे की। मतलब देखकर नजर आ रहा है कि आंड्रे दोबारा से अपने फॉर्म पर वापस आ रहे हैं, वही सेम मसल मास और एक इंप्रूव्ड पैकेज के साथ, एक इंप्रूव्ड मसल मास के साथ ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं इन अपडेट्स के अंदर। यू कैन सी द डेल्ट्स की जो विथ है ना वो कितनी ज्यादा वाइड नजर आ रही है। साथ ही में उनकी चेस्ट देखी जाए तो काफी थिक और डेंस नजर आ रही है। बैक भी बोलूंगा कि आंड्रे की काफी अच्छी बैक है। तो नो डाउट दोस्तों इस बार मेरे को लगता है कि एक बढ़िया पैकेज इनकी तरफ से हमको देखने को मिलेगा। एक्साइटमेंट बनी हुई है, रूमर्स चल रहे हैं कि ये पिट्सबर्ग में कंपीट करेंगे मेंस फिजिक के। देखते हैं क्या होता है, अभी इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई है, बट जो ये वाली अपडेट हमको देखने को मिली है ना यार, सच्ची बता रहा हूँ दिल खुश हो गया ये वाली आंड्रे की अपडेट देखने के बाद। और बिल्कुल चलते फिरते टाइम बॉम्ब जैसे ही नजर आ रहे हैं। और ये टाइम बॉम्ब सीधा फटेगा स्टेज पे, मतलब यार एकदम धमाका करेंगे स्टेज पे। और बस मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपको आंड्रे की फिजिक कैसी नजर आ रही है। आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है वेस्ली विसर्स की तरफ से। वेस्ली की तरफ से दोस्तों ये अपडेट आई है कि वो डिट्रॉइट प्रो शो में कंपीट करने वाले हैं, जो कि आज से लगभग 3 हफ्तों के बाद होने वाला है। एंड ऑफ मार्च ये वाला शो होगा, तो यहाँ पर वेस्ली कंपीट करेंगे। लेकिन हाल ही में हमको एक वेस्ली का इंटरव्यू सुनने को मिलता है उनके कोच बॉस ऑफ आउटलॉ के साथ, जिसमें उनके साथ वो ये बातचीत करते हैं कि मैं डिट्रॉइट में तो कंपीट करूंगा, लेकिन मैं इस साल का मिस्टर ओलंपिया स्किप करने वाला हूँ। ये क्या बात हुई यार, मतलब वेस्ली विसर्स
डिट्रॉइट में तो कम्पीट करेंगे, अगर वो जीत जाते हैं तो ओलंपिया के लिए वो क्वालिफाई कर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन वो ओलंपिया में क्यों नहीं कम्पीट करेंगे? वेस्ली इसका ये जवाब देने की कोशिश करते हैं, मगर उनके कोच उनको काफी इंटरप्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बेसिकली वेस्ली का कहने का ये मतलब था कि वो डिट्रॉइट में तो कम्पीट करेंगे, जीतते हैं या नहीं जीतते उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद वो एक लंबी ब्रेक लेना चाहते हैं। अब ब्रेक लेने का कारण ये है कि वो अपनी डेफिनेटली फिजिक पर वो इंप्रूवमेंट्स लाना चाहेंगे, जो मिस्टर ओलंपिया में वेस्ली की फिजिक ना पीक करके नहीं आई थी। अगर आप उनके लेग्स देखोगे तो एकदम डाउन साइज से नजर आ रहे थे कंपेयर टू द 2024 आर्नोल्ड क्लासिक। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, वहां पर उनकी लेग्स की बात कर लो या उनकी लैट्स की बात कर लो, दोनों चीजों में वेस्ली ने काफी मार खाई थी और वहां पर इंप्रूवमेंट करने की उनको सख्त जरूरत है। तो यही चीज वेस्ली अचीव करने की कोशिश करेंगे इस ऑफ सीजन के अंदर, जब वो ब्रेक लेंगे आफ्टर द डिट्रॉइट प्रो शो। अपने लैट्स की बात कर लो या उनकी लेग्स की बात कर लो, वहां पर साइज डालने की कोशिश करेंगे और कंपेटिटिव होने का ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर, जब भी वो कंपीट करने का फैसला करते हैं। अभी ये कुछ वेस्ली का प्लान रहता है और मैं जानता हूँ थोड़ा अटपटा सा प्लान है कि ये डिट्रॉइट में तो कम्पीट करेंगे, और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर ये डिट्रॉइट प्रो शो जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद ये ओलंपिया में नहीं कम्पीट करेंगे? तो सोचने वाली बात है। बाकी थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, पर इनके कोच भी थोड़े हैरान हो गए थे सुनने के बाद जब इन्होंने अपना प्लान बताया था वेस्ली ने। बाकी मेरा थॉट इस सिचुएशन के बारे में ये है कि डेफिनेटली यार वेस्ली को एक लंबी ब्रेक की जरूरत है। अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट ईयर टेरेंस रफिन ने भी अपनी बॉडी को ब्रेक दिया था, कंपटीशन से ब्रेक लिया था, और ऑफ सीजन के अंदर उन्होंने काफी मसल मास गेन करा है और रिसेंट अपडेट्स के अंदर काफी मजेदार वो नजर आ रहे हैं, मतलब काफी तगड़े नजर आ रहे हैं वो। तो व्हाई नॉट वेस्ली भी अगर ब्रेक लेंगे और दोबारा से अगले साल वो आएंगे विद न्यू इंप्रूवमेंट्स, विद दैट डेंस मसल मास जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ली की फिजिक में। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वेस्ली अपने एक इंप्रूव्ड पैकेज के साथ अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे जो करंट रोस्टर है क्लासिक फिजिक का। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि वेस्ली का जो ये प्लान है डिट्रॉइट खेलने के बाद वो लंबी ब्रेक लेना चाहते हैं, और क्या वो लंबी ब्रेक वेस्ली के लिए सही साबित हो सकती है? तो बताना जरूर अपने थॉट्स इस बारे में कि आपको वेस्ली के इस डिसीजन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी अगली स्टोरी तरफ। अगली स्टोरी में यहाँ पे लेकर आए हूं निक वॉकर और बॉब चिक के कांड के बारे में। स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू होती है। बॉब चिक अभी हाल ही में एक इंटरव्यू पर आते हैं और वो ये स्टेटमेंट देते हैं। वो स्टेटमेंट क्या देते हैं मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। बॉब चिक ये बोलते हैं कि मैं एथलीट्स रेप अब नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एथलीट्स रेप एनी मोर, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स तुम लेकर आओ। हालांकि ये एक ऑनररी पोजीशन है कि तुम मुझे एथलीट्स रेप समझते हो, बट मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब बॉब के कहने का ये मतलब है, देखो पहले एथलीट्स रैप कौन होता है? एथलीट्स रैप एक वो इंसान होता है जो कि एथलीट्स को रिप्रेजेंट करता है, एथलीट्स को सपोर्ट करता है, जो प्रॉब्लम्स एथलीट्स फेस कर रहे हैं उनका पक्ष लेना, उनकी प्रॉब्लम सामने रखना फेडरेशन के, और बेसिकली उनका काम होता है कि फेडरेशन और एथलीट्स के बीच में एक कम्युनिकेशन बनी रहे। अब यहाँ पर बॉब ये कहते हैं शॉन रे के इंटरव्यू में कि भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं अब एथलीट्स रैप नहीं रहा हूँ और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लिटरली बॉब ने ये बोला कि भाई एथलीट्स तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरे पास आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपनी समस्या लेकर, क्योंकि 10 साल से ये पोजीशन खाली है और ये कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है एथलीट्स रैप की जो तुम मुझे समझते हो। मैं यहाँ पे ऐसा मानना चाहूँ कि बॉब ने एक बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट दिया, बहुत ही एक चुभने वाला स्टेटमेंट दिया एथलीट्स को। पहले तो ये खुद को एथलीट्स रैप बुलाया करते थे, एथलीट्स के पक्ष में रहने का ये जो है प्रॉमिस कर रहे थे पहले तो, लेकिन अब एकदम से ये डिनाई कर देते हैं कि भाई मेरे पास आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और हाल ही में बॉब ने अभी निक वॉकर को भी क्रिटिसाइज करा था और बोला था कि निक वॉकर तो ओलंपिया कभी नहीं जीत सकते और वो 8th प्लेसिंग लेकर आएंगे ओलंपिया में अगर वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स देना अनप्रोफेशनल तरीके से, लड़ाई की देखो शुरुआत बॉब ने करी थी, निक वॉकर ने कुछ नहीं बोला था। बॉब चिक ने बोला था कि निक वॉकर का एच शेप स्ट्रक्चर आता है और वो कभी भी ओलंपिया के लिए नहीं जीत सकते ओलंपिया बेसिकली। तो वहां पर निक वॉकर ने फिर बोला था कि हु द हेल आर यू बॉब। उसके बाद ये वाली कहानी शुरू हुई और लड़ाई शुरू हुई थी यहाँ से। अब ये कहानी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि यहाँ पे बॉब तो रिजाइन मार चुके हैं कि बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, एज एन एथलीट्स रैप मैं नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे निक वॉकर को देखा जाता है इस चीज को मजाक में लेते हुए। निक वॉकर यहाँ पे देखे जाते हैं एक टी शर्ट पहने हुए और वो यहाँ पे लिखते हैं कि हु द एफ इज बॉब, हु द एफ इज बॉब, और यहाँ पे लिखते हैं 8th प्लेस, जो बॉब ने निक के बारे में बोली। तो निक इस चीज को मजाकिया वे में ले रहे हैं और ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, मजाकिया तौर पे ले रहे हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे दोस्तों मानना चाहूंगा कि यहाँ पे निक वॉकर चाहे जो भी बात हो यार, वो एक एथलीट है, वो भी मेहनत करते हैं, स्टेज पे compete करते हैं। तो किसी अनप्रोफेशनल वे के अंदर जो उनको डिसरिस्पेक्ट करी गई है निक वॉकर की, मुझे नहीं लगता कि वो चीज वैलिड है। अगर आप किसी भी तरीके से फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हो, बॉब चिक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप डिसरिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको एथलीट्स की। कम से कम बुरा तो मत बोलो अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो। और
जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं बॉब ने, इससे ना केवल मैं कहना चाहूँगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा जो बॉब ने ऐसा बोला, लेकिन बहुत से बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे शॉन क्लरीडा तक आए हैं, उन्होंने तक अपना स्टेटमेंट बोला है कि ये बॉब की तरफ से काफी अनप्रोफेशनल बिहेवियर हमको देखने को मिला है। काफी लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि बॉब को बैन कर देना चाहिए IFBB से और MC की पोजीशन से उनको हटा देना चाहिए। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल कुछ मामला चल रहा है। मैं यहाँ पे जितना न्यूट्रल रहना चाहता हूँ बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, किसी की भी हार्डवर्क की। ऐसा मत बोलो कि भाई तुम तो कभी भी ओलंपिया नहीं जीत सकते। और खासकर ये चीज एक ऐसे बॉडी बिल्डर को बोली जा रही है जो कि टॉप 3 आ चुका है मिस्टर ओलंपिया में। निक वॉकर टॉप 3 आए थे 2022 के मिस्टर ओलंपिया में, अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में, और उनको बोला जा रहा है कि तुम कभी भी ओलंपिया नहीं जीत सकते। निक किसी और बॉडी बिल्डर को बोलते जो कि प्रो लेवल पर भी नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन इनको बोला जा रहा है जो कि कंटेंडर बन चुके हैं, रह चुके हैं ओलंपिया के। तो ये चीज ना काफी डिसरिस्पेक्ट लगती है और बॉब से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही है। तो मैं दोस्तों आप लोगों के थॉट जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन के अंदर किसकी साइड को सही समझते हो और क्या आपको वैलिड लगता है इस आर्ग्यूमेंट में, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं बढ़ना चाहूंगा अपनी अगली मेंस फिजिक की अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों अपडेट आती है बिलाल अली और बैंक्स की तरफ से। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हमको देखने को मिलता है मेंस फिजिक रेडियो पे, जहां पर कि बिलाल अली और एरन बैंक्स देखे जाते हैं। तो एलेक्स टोपलिन जो कि होस्ट होते हैं इस मेंस फिजिक रेडियो वाले पॉडकास्ट के, वो एरन बैंक्स से पूछते हैं कि एरन बैंक्स आपके अली के बारे में अब क्या थॉट्स हैं। What do you think of Ali? I'm simple to say this. What do you think of Ali as an athlete? And I'll let you expand from it further. तो अली के बारे में वो ये बोलते हैं कि देखो यार, अली जो है ना एकदम नेक्स्ट लेवल फिजिक लेकर आया था इस वाले आर्नोल्ड क्लासिक में। खासकर जो उनका सेरेटस मसल था ना वो एकदम क्रेजी है, और इवन मैं भी उतनी डिटेल्स अपने मिड सेक्शन पर नहीं लेकर आ पाता हूँ। तो ये मैं तारीफ करना चाहूंगा अली के बारे में, और मैं यहाँ पे अली की रिस्पेक्ट करता हूँ। जो मैंने पहले कमेंट्स बोले थे अली के बारे में कि अली तो यार मेरे को कभी नहीं बीट कर सकते, मेरे स्ट्रक्चर को बीट नहीं कर सकते, बट आई वॉन्ट टू एडमिट कि अली एक बहुत ही बढ़िया बॉडी बिल्डर है और फ्रंट साइड से ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली क्रेजी एट द मोमेंट। और एरन बैंक साथ में ऐड करते हैं कि मैं जानता हूँ अली 5 ओलंपियाज जीतना चाहते हैं, मैं भी जीतना चाहता हूँ 5 ओलंपियाज, तो मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ एज एन अपोनेंट, और मैं आ रहा हूँ दोबारा से पिट्सबर्ग प्रो के अंदर उनको चैलेंज करने के लिए, और एक बढ़िया मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉजिटिव खबर हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। पॉजिटिव ये चीज है कि कम से कम एरन बैंक्स, आप लोग जानते हो यार कि एरन बैंक्स पहले अपने अपोनेंट्स को कितना ट्रोल किया करते थे, कितना डिसरिस्पेक्ट करते थे, बट यहाँ पे वो अली की रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव राइवलरी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है अली और बैंक्स के बीच में। तो मैं दोस्तों ऐसा मानता हूँ कि पिट्सबर्ग प्रो का जो लाइनअप होने वाला है मेंस फिजिक का वो बहुत ही स्टैक्ड है। ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी आ रहे हैं अपना कमबैक करने के लिए, और काफी लेवल के एथलीट्स आ रहे हैं। तो ये वाली राइवलरी पिट्सबर्ग के अंदर कैसे जाती है और लीडिंग अप टू दी ओलंपिया बहुत ही मजेदार रहेगा देखना। तो ये कुछ स्टेटमेंट आता है बैंक्स का बिलाल अली की तरफ से। इसके बाद दोस्तों एक और स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है, पर वो स्टेटमेंट आता है जॉर्ज फेरा की तरफ से। बिलाल अली के एक्स कोच क्या कहते हैं अली के बारे में, वो अभी हाल ही में कुछ हमको एक कमेंट देखने को मिलता है। तो उस कमेंट के अंदर जॉर्ज फेरा ये लिखते हैं, अली ने जो है मेरे को, अली जस्ट गेव मी अ अल्टीमेट नॉकआउट बाय बॉयकॉटिंग मी एज हिज कोच लेस देन 1 week बिफोर द शो। आई मीन आई हैव सीन सम क्रेजी थिंग्स इन माय कोचिंग करियर, बट दिस टेक्स द केक। I guess I'll just have to add the surviving Ali's coaching curveball in my resume। मतलब एक तरीके से ना जॉर्ज फेरा सरकास्टिक वे के अंदर आप लगा लो, मतलब सीधी तरीके से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट उनको बुरा लगा कि अली ने उनको अपनी पीक वीक के अंदर फायर कर दिया था एज अ कोच। अभी एक्चुअली के अंदर मालूम नहीं है कि इन दोनों बीच में ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से अली ने उनको फायर कर दिया, बट देख के लग रहा है कि उनके पुराने कोच जॉर्ज फेरा को ये बात सही में बहुत बुरी लग गई है कि अली ने उनको फायर कर दिया, और वो ये स्टेटमेंट लिखते हैं कमेंट सेक्शन में एक इंस्टाग्राम की पोस्ट पे। हालांकि मैं मानता हूँ कि अली ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया अपनी पीक वीक में और अपने कोच को फायर कर दिया, वही कोच को जिन्होंने लास्ट ईयर का पिट्सबर्ग प्रो, न्यूयॉर्क प्रो और साथ ही में ओलंपिया में उनको 2nd प्लेस दिलाने में मदद करवाई थी। अभी मालूम नहीं दोस्तों कि ये वाला डिसीजन जो अली का कितना उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। अभी वो क्रिस असीटो के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल का जो मामला चल रहा है वो ये है कि जॉर्ज फेरा खुश नहीं अली के इस डिसीजन के साथ। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, वक्त बताएगा कि अली का ये डिसीजन सही था अपने कोच को फायर करना या फिर नहीं था। यहाँ पे दोस्तों इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ। फाइनल स्टोरी यहाँ पर आती है ब्रैंडन हेंड्रिक्सन की तरफ से, द फॉर्मर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन, और वो यहाँ पे देखे जाते हैं जर्मी ब्यूंडिया के साथ, अपने राइवल के साथ, अपने दुश्मन के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? जर्मी दोस्तों ये वाली फोटो डालते हैं जिसके अंदर की देखा जा सकता है कि यहाँ पर ब्रैंडन और जर्मी दोनों ही एक फोटो के अंदर हमको नजर आते हैं, मतलब दोनों ही पुराने राइवल्स एक ही फोटो के अंदर ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे जर्मी मेंशन करते हैं कि दोनों ने बैक का वर्कआउट करा था, एंड यहाँ पर ब्रैंडन 8 weeks आउट है पिट्सबर्ग प्रो के लिए। दोस्तों पिट्सबर्ग प्रो के अंदर ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जो अपना कमबैक करने वाले मेंस फिजिक डिवीजन में, इस टाइम पर ब्रैंडन कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। हालांकि फिजिक अपडेट तो नहीं हमको देखने को मिली है, बट जो ट्रेनिंग के अंदर उनके टैंक टॉप के अंदर जो उनकी मसल्स जो इस टाइम पे नजर आ रही है ना, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ब्रैंडन तो एकदम तबाही वाला पैकेज लेकर आने वाले हैं। और जो लाइनअप होने वाला है इस बारी के पिट्सबर्ग प्रो का मेंस फिजिक का, जैसे कि मैंने बोला था बिलाल अली वहां पर होंगे, एरन बैंक्स होंगे, ब्रैंडन हेंड्रिक्सन भी उस रेस पे लगे हुए हैं। क्या मालूम वहां पे जर्मी ब्यूंडिया भी आ जाए, कुछ मालूम नहीं। अभी तक ऐसा कोई रफ एस्टिमेट वाली लिस्ट तो हमारे सामने नहीं आई है, बट मजेदार होने वाला है यार यहाँ पे पिट्सबर्ग प्रो का लाइनअप।
और हालांकि ब्रैंडन ने अपने पेज पर एक फिजिक अपडेट दिखाई थी जिसके अंदर की ब्रैंडन कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं। एंड आई मीन यार एकदम क्रेजी यार, उनकी मसल हार्ड नजर आ रही है और जो डेंसिटी उनकी मसल्स की नजर आ रही है ना, देख के लग रहा है कि वो अपना टाइटल लेना चाहते हैं इस बारी की पिट्सबर्ग प्रो का। और एक क्लोज मुकाबला जो है मैं एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मेंस फिजिक एथलीट्स की तरफ से। और बस इतना ही बोलूंगा दोस्तों, जो भी अपडेट्स आती है मेंस फिजिक के पिट्सबर्ग प्रो की, या इवन मैं कहना चाहूंगा कि दूसरी डिवीजन्स की भी बात होगी, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि बिल्कुल भी मिस करने वाली नहीं होगी। बने रहिए दोस्तों अपडेट्स के लिए। बस यही था दोस्तों आज की कुछ वीडियो के लिए। कैसी लगी आप लोगों को ये वाली वीडियो जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर। और मैं दोस्तों आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।